डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किया जा रहा है और मजबूत। एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक के दौरे पर। जेपीसी के अध्यक्ष ने स्थिति की जानकारी लेने और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट सौंपने के लिए किसानों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी ने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए की कई बड़ी घोषणाएं। लड़की बहन योजना के तहत राशि 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 करने का किया वादा। और दिल्ली में यमुना तट पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर पूजा की अनुमति देने से किया इनकार। कहा कि यमुना इतनी गंदी है कि बीमार पड़ने की है आशंका। और अब समाचार विस्तार से, जहां मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है और इसीलिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट ने एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला किया है। एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। So that means as FCI will be able to do much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। और किसानों के साथ साथ कैबिनेट के फैसलों में मध्यम वर्ग के लिए, युवा के लिए भी महत्वपूर्ण योजना शुरू करने पर सहमति बनी है। मध्य वर्ग के युवा के लिए एक नई योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों की पढ़ाई में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्री स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल, ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा और 7.5 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट की गारंटी रहेगी। तो और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। और इसी कड़ी में अजीत पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
घोषणा पत्र में एनसीपी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एनसीपी ने माझी लड़की बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है और साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत मांगी थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है और इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि पूजा स्वच्छता का उत्सव है और इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दी जाए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाई कोर्ट ने कहा कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते और रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकेंगे। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में चल रहे वक्फ विवाद के बीच वो दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के किसान दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है। जेपीसी का गठन इस साल संसद में पेश किए गए एक वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां किसान लगभग 70 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वह स्थिति की जानकारी लेने और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट सौंपने के लिए किसानों से मिलने के लिए हुबली का दौरा कर रहे हैं। You have seen, you know, the farmers of the North Karnataka, they are even at the airport, and they have handed over one memorandum, you know, the piece of the land which was belonging to us. Now, Waqf board is claiming that it is ours. So just I have inquired whether you have your deed, whether you have your ownership of that piece of land. They are saying, you know, we are there from last more than 50 years, 70 years, but even then Waqf board is claiming. So they have given some papers. So I will look into it. और दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। जहांगीरपुरी में AQI 431 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। वजीरपुर में AQI 428 और आनंद विहार में AQI 425 दर्ज किया गया है। मुंडका में AQI 419, अशोक विहार में AQI 417 दर्ज किया गया है। बवाना इलाके में AQI 409 दर्ज किया गया है। विवेक विहार में AQI 408 दर्ज किया गया है। और बात करें और रोहिणी की, तो जहां का AQI 404 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी गंभीर बीमारी होने की आशंका है। बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी में होनी चाहिए और प्रदूषण के बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। मोदी कैबिनेट द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के फैसले से किसान काफी खुश हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए कल्याणकारी और दूरदर्शी कदम बताया। किसानों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए केंद्र सरकार को किसानों की हितैषी सरकार बताया। लेती थी वो बैंक से लेती थी, उसे बैंक FCI को उसका ब्याज देना पड़ता था। अब ये इक्विटी जो इन्होंने बढ़ाया है, इसमें FCI को ब्याज देना नहीं पड़ेगा, बल्कि FCI की भी हालत सुधरेगी और उसमें किसानों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए जो FCI को गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा पेमेंट में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने इतना बड़ी घोषणा करी। किसानों को लाभ होगा इससे। केंद्र सरकार की योजनाएं जितनी भी आ रही हैं, किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं।
उससे किसानों का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा बेहतर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 10,700 करोड़ रुपए का जो पैकेज एफसीआई के लिए मंजूर किया गया है, वो किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं इससे शुरू हो सकती हैं और इससे किसानों का काफ़ी भला होगा। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक शक्तिशाली उत्सव, जिसमें पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। और इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद मिला, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद उठाया, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती, संगीत का कोई मजहब नहीं होता, संगीत सबके लिए है और संगीत की अपनी एक अलग भाषा है जो सभी के दिलों को छूती है। 2 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाला कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम अपनी पारंपरिक और लोक कलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। इस मौके पर केरल से आए कलाकारों ने अपनी लोक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, कावेरी गंगा का प्रोग्राम अटेंड किया। अपना ट्रुप के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है। इधर आया, हम लोग पहले बार आया बॉम्बे में एक प्रोग्राम के लिए, कावेरी गंगा का प्रोग्राम किया। सब लोग खुशी है। इमर्सिव तकनीक और आधुनिक प्रस्तुति के अभिनव उपयोग के माध्यम से अमृत परंपरा ऐसे यादगार अनुभव बनाने का प्रयास करती है जो भारत की कलात्मक विरासत का जश्न बनाए और विविधता में एकता के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां इसकी बानगी प्रस्तुत कर रही थी। पंडित जयतीर्थ बेवुंडी की हिंदुस्तानी वोकल की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सबका दिल जीत लिया। बांसुरी पर राकेश चौरसिया और सरोद पर उस्ताद अमजद अली खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय प्रस्तुतियां सबसे खास रही। हाँ, इसका मैसेज यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो संगीत है, म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, लाइक फ्लावर्स, एयर, वाटर, फायर, फ्रेग्रेंस। तो इतना डाइवर्स हमारा कल्चर है और दुनिया के लोग इसको बड़ी इज्जत करते हैं। शाम का समापन तमिलनाडु की मीनाक्षी श्रीनिवासन द्वारा एक आकर्षक भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसमें सुंदरता और कहानी कहने का सहज मिश्रण था। इस प्रस्तुति ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमृत परंपरा दिल्ली के दर्शकों को भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। देश भर के कलाकारों को एक साथ लाकर ये उत्सव भारत की पारंपरिक कलाओं के लिए एकता और आपसी प्रशंसा का माहौल बनाता है। कावेरी मीट्स गंगा भारत की कलात्मक परंपराओं की एक खूबसूरत यात्रा का जश्न है। कावेरी मीट्स गंगा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारत की लोक कलाएं और संस्कृतियां आपस में मिली। कैमरा पर्सन मोर मुकुट के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। और भारत दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के प्रतिनिधियों ने एग्री वोल्टिक्स फार्म का दौरा किया। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित फार्म में गए प्रतिनिधियों ने खाद्य और ऊर्जा के लिए भूमि का अधिकतम उपयोग देखा। एग्री वोल्टिक्स एक दोहरे उपयोग वाली प्रणाली है, जहां सोलर पैनल को इस तरह से ऊंचाई पर लगाया जाता है कि उसके नीचे फसलें उगाई जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के प्रतिनिधियों ने हाल ही में भारत में नवाचार के लिए किए गए प्रयासों को देखा। उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ में स्थित एग्रोवोल्टिक्स फार्म का दौरा किया। इस फार्म का संचालन इंडिया एग्रीवोल्टिक्स अलायंस करती है और जहां भारत कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन को मिलाकर अपनी सतत विकास की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एग्रीवोल्टिक्स एक दोहरे उपयोग वाली प्रणाली है, जहां सोलर पैनल को इस तरह ऊंचाई पर लगाया जाता है
कि उनके नीचे फसलें उगाई जा सकें। इस तरीके से भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे कृषि और ऊर्जा उत्पादन एक साथ हो सकते हैं। पैनल ऊंचे ढांचे पर लगाए जाते हैं और इन्हें साफ करने के लिए रास्ता दिया जाता है, जिससे कृषि का काम बिना किसी दिक्कत के चलता रहता है। पैनल की कतारों के बीच गोभी जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिसे इंटरस्पेस क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होता है, जो प्रकाश और छाया के पैटर्न का अध्ययन कर फसल को सही मात्रा में धूप पाने में मदद करता है, जो फसल की उपज के लिए बेहद जरूरी है। You continue producing the food and you're also producing energy. And I've actually been discussing with him and saying, but I think you could even do better. For example, if you used hydroponics, so where you can have different levels of crop, and that would reduce the time you actually take to recoup the money. So it is an appropriate technology. When properly used, you can actually, is also employing a number of people. He's producing food, he's producing energy, he's employing people, and then it fades into his other enterprise. भारत को खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाना है। 2050 तक खाद्यान्न की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कृषि भूमि की जरूरत बढ़ जाएगी। इसी के साथ नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सौर और पवन ऊर्जा के लिए भी बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी। भारत का एग्रीवॉलिटिक्स सतत विकास का अनुपम उदाहरण पेश करता है, जिसके जरिए खाद्य और ऊर्जा की जरूरतों को संतुलित कर भारत दुनिया में मिसाल बन सकता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नजफगढ़, दिल्ली। और मध्य प्रदेश की कपास मंडी प्रांगण आनंद नगर खरगोन में भारतीय कपास निगम CCI द्वारा कपास खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और ऐसे में जो किसान कपास बेचना चाहते हैं वे किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। कपास मंडी प्रांगण आनंद नगर में CCI द्वारा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन कराने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल होना आवश्यक है और साथ ही ऋण पुस्तिका B1, B2 जिसमें वर्ष 2024-25 कपास का बुआई का क्षेत्र प्रदर्शित होना आवश्यक है। और CCI द्वारा कपास खरीदी पंजीयन उपरांत कपास CCI के मापदंड अनुसार पाए जाने पर खरीदी की जाएगी। फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है, तो वहीं DAP, यूरिया और NPK सहित अन्य खाद्य उर्वरक की मांग बढ़ गई है। और ऐसे में किसानों को समय पर DAP और NPK खाद मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। बैठक में कृषि मंत्री ने राज्य में आगामी रबी सीजन के लिए खाद उर्वरक की आपूर्ति को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कृषि मंत्री ने दलहनी, तिलहनी और आलू फसलों की बुआई के साथ साथ अगले सप्ताह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की तैयारी पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया। उन्होंने यूपी में 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच एक साथ गेहूं की बुआई के कार्य को सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आश्वासन दिया है कि राज्य को उर्वरकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी और किसानों को समय पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को भी इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में रागी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 नवंबर को रागी का भाव रहा 2719 रुपए। 6 नवंबर को इसके सौदों में 190 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2909 रुपए प्रति क्विंटल। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है,
जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,91,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का MSP साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। वहीं बात आवक की करें तो मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बुधवार को लालसोट और मिर्जापुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि बड़ा मलहरा मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बड़ा मलहरा मंडी में 5 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,600 रुपए। 6 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,600 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 नवंबर को सरसों का भाव था 6,200 रुपए। 6 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडी में बीते मंगलवार को सरसों का भाव रहा 6,085 रुपए। बुधवार को इसके भाव 15 रुपए चढ़कर 6,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव को देखें तो बुधवार को यहां की चौबेपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,850 रुपए। लखनऊ मंडी में सरसों 5,920 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,980 रुपए पर हुए। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बागानों में ज़रूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। यहाँ तैयार कीवी फल की तुड़ाई शुरू करें। यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों को टिड्डियों और अन्य कीड़ों से बचाएं। धान की फसल में फल चूसक लगने की आशंका है। अगर फसल में फल चूसक कीड़ा लग जाता है तो अनाज पर दाग पड़ जाते हैं और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। इन दिनों दार्जिलिंग वाले हिस्से में मटर की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान बड़ी इलायची का रंग भूरा होने पर इसकी कटाई का काम शुरू करें। बड़ी इलायची का रंग भूरा होने के 15 दिन बाद इसकी कटाई करना उचित रहता है। पश्चिम बंगाल में धान या अन्य फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिम बंगाल में मिट्टी में मौजूद अनुकूल नमी को देखते हुए मक्का और सरसों की बुवाई पूरी कर लें। बुवाई से पहले बीज उपचार करना ठीक रहेगा। टमाटर की फसल में फूल या फल आने के समय संक्रमण रोग का खतरा रहता है, जिसके कारण फूल या फल मुरझाने लगते हैं। ऐसे में संक्रमित पौधे को उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि बाकी फसल संक्रमित ना हो। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। लहसुन वैसे
वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को आर्घ्य दिया जाता है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रकृति के देवी स्वरूप की ये पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। मशहूर लोक गायिका और बिहार कोकिला कहलाने वाली पद्म भूषण शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अदा किया गया। कैंसर की वजह से शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया था। शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज के दम पर बॉलीवुड से लेकर लोक गायकी के क्षेत्र में झंडे गाड़े। उनकी सुरीली आवाज आज भी छठ घाटों पर गूंज रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।